Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about land and people of Pakistan from CSS lecture series of Pakistan Affair. So let's begin. तो सबसे पहले इसके अंदर आती है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी स्टडी जो डील करे लोकेशंस ऑफ कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स एंड लेक्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब आपने उसकी जगह जो है वो मुतय्यन करनी होती है, उसकी स्टडी को कहते हैं कि ये जियोग्राफी है। ठीक है, अब जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है उसको अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और किस किस साइड पर हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे नॉर्थ पर चाइना है, हमारी ईस्ट पर इंडिया है, हमारे साउथ पर अरेबियन सी है, ठीक है, और हमारे वेस्ट पर ईरान है। ठीक है, और अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट साइड है, जिस तरह ये वाली जो साइड है हमारे पास, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड चाइना और ईरान के दरमियान वाली जगह, उसमें अफगानिस्तान है। ठीक है, और वेस्ट और साउथ के दरमियान में हमारे पास ईरान है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारे जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सिचुएटेड है हमारी नेबर्स में। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें पता चलता है कि टोटल एरिया जो है वो पाकिस्तान का कितना है। ये हमें हर किताब में भी बल्कि मिल जाता है कि 2796096 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर है। तो ये इसके ज्योग्राफी की स्टडी से हमें पाकिस्तान की पता चलता है। पाकिस्तान जो है वो डिवाइड है 3 लैंड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो पहला लैंड है वो लो लैंड है, एरिड लैंड है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बलोचिस्तान प्लेट्यू है, माउंटेन्स हमारे पास बहुत सारी हैं। एरिड लैंड है, जिस तरह हमारे पास एग्रीकल्चरल टाइप लैंड है। ठीक है, लो लैंड्स हैं हमारे पास हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारे पास 3 ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, और क्लाइमेट एंड वेदर की कंडीशन हमारे पास किस तरह से है। अब इस तरह यहाँ पर 3 ग्रेट माउंटेन रेंजेस से मुराद ये है कि हमारे पास जो हिमालय है, ठीक है, कराकरम एंड द हिंदू कश जो ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं उनके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्लाइमेट और वेदर कंडीशन क्या होती है कि वेदर वो होता है जो कि वक्ती तौर पर होता है, क्लाइमेट वो होता है जो कि हमारे पास जो परमानेंट क्लाइमेट चलता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिंडी और इस्लामाबाद का अगर हम लोग वेदर देखें, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सर्दियाँ और गर्मियाँ किस तरह से आती हैं, उनका टेम्परेचर कैसा होता है, और अगर वो बहुत टाइम तक वही वेदर रहे यहाँ पर तो वो क्लाइमेट बन जाता है। जिस तरह मरी का टेम्परेचर कितना होता है और वो हर वक्त ऐसा ही रहता है तो वो क्लाइमेट है। ठीक है, जबकि पिंडी और इस्लामाबाद का या सक्खर का या हैदराबाद का ये टेम्परेचर वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, तो वो वेदर है वहाँ पर। ठीक है, आगे डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जिस तरह हमारे पास थर है, थल डेजर्ट है, ठीक है, और खुरासा डेजर्ट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे डेजर्ट्स पाकिस्तान के इसके अंदर शामिल हैं ज्योग्राफी के अंदर। प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हमारे पास पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं। ठीक है, 4 प्रोविंसेस हैं, उसके साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिस तरह से अभी हमें पता चलता है कि क्योंकि अभी नई चेंजेस आई हैं, ठीक है, तो पंजाब के पहले 35 डिस्ट्रिक्ट था, 41 42 तक जा रहे हैं। KPK के हमारे पास 34 हैं, सिंध के 29 हैं, बलोचिस्तान के 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास रिवर्स हैं पाकिस्तान के। ठीक है, जहाँ रिवर जेहलम है, इंडस है। ठीक है, रिवर जो जेहलम है वो हमारे पास 774 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली से होकर जाता है। सतलज जो है वो हमारे पास 550 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसको हमारे पास रेड रिवर फ्लो भी कहते हैं, और ये पंजाब जो रीजन ऑफ पंजाब है नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान की साइड से होकर जाता है। रावी जो है 720 किलोमीटर है। ठीक है, और ये साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया पंजाब की तरफ होके जाता है। ठीक है, इंडस जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, जो कि ओरिजिनेट करता है हिमालयन रीजन से। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये टोटल इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रह गया चिनाब जो है वो बेसिकली 960 किलोमीटर है। ठीक है, और जो जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होता है और ज्वाइन करता है जेहलम को एट त्रिमू एंड मर्ज विद सतलज नियर उर्च शरीफ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग बताएं डेजर्ट्स पाकिस्तान के कैसे हैं और कितने हैं, तो बस बेसिकली खरान डेजर्ट है जो कि बेसिकली नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को याद रखना है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान में ये खरान डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है। और इसी तरह थल डेजर्ट है, लोकेटेड है भक्कर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और थर डेजर्ट जो है वो थर पार्कर डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट एरिया जो है पाकिस्तान का कवर कर रहा है। ठीक है, 175,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ये है। ठीक है, और इसको लार्जेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एशिया का है, और 7th लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑन द प्लैनेट एंड 3rd लार्जेस्ट इन एशिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के। और अगर हम लोग कुछ माउंटेन रेंजेस का बताएं या माउंटेन्स का बताएं तो हाईएस्ट पीक है हिमालय। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहें तो 3 ग्रेट माउंटेन्स के अंदर हमने बताना है कि हाईएस्ट पीक हिमालयन है इन पाकिस्तान, एंड नांगा पर्वत एट दी
द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय जो है वो नागा पर्वत हो गया। द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम जो है K2 है। और थर्ड माउंटेन रेंज है विच इज़ नॉर्थ वेस्ट इज़ हिंदू कश, ठीक है, और जिसकी ट्रिच मीट जो है जिसकी हाइट है 7690 मीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आप 3 नाम याद रख लें, हिमालय है, कराक्रम है और हिंदू कश है, ठीक है। इसकी रेंजेस फिर क्या है, नागा पर्वत है हिमालय की, कराक्रम की जो है वो K2 माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। इसी तरह हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हिंदू कश की ट्रिच मीट है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सोसाइटी। अगर हम लोग बात करें सोसाइटी की, ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है कि सोसाइटी जो पाकिस्तान की है, या हमारे पास सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे जगह जिसमें लोग अपने कॉमन फीचर्स को, लैंग्वेज को शेयर करें, ड्रेस कोड्स जो है हो गए या कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट को शेयर करें और कंफर्म करें, उसको हम कहते हैं सोसाइटी है। इकट्ठे रह रहे हों और उनके कुछ एम्स और गोल्स सेम हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी हमारे पास का मतलब ये कि एक जैसा रिलीजन हो, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में 96% जो है वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग 4% है वो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह डाइवर्सिटी इन इथनिसिटी। इथनिसिटी का मतलब होता है आपकी रेस, आपके कलर क्लास कितना है, तो उसके अंदर दरम्यान में डाइवर्सिटी हो, मतलब डिफरेंस हो, ठीक है। हर कोई डिफरेंट हो लेकिन येट उनके जो गोल्स हैं वो सिमिलर हो, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ फैमिली, थर्ड फीचर क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या हो। जिस तरह हमारे पास ट्रेडिशनली एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसको ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। तो बेसिकली उस तरह से हमारे पास फैमिली को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इसी तरह हमारे पास के अंदर डिवीजन आ जाती है शहरी और देहाती ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, कि कैसे अर्बन और रूरल लाइफ के अंदर कैसा होता है। तो अर्बन लाइफ मोस्टली शहरी ज़िंदगी जो होती है उसमें मोस्टली लोग अलग अलग रहते हैं, उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, जबकि रूरल में मोस्टली लोग जॉइंट तरीके से रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा कन्फॉर्मिटी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। लैंग्वेज हमारे पास उर्दू, जिस तरह हमें कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की, और उसके साथ रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जिस तरह पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है। इसी के अंदर ड्रेस एंड डाइट आ जाती है पाकिस्तान के ड्रेस कोड्स में। शलवार कमीज़ हो गई, ठीक है, दुपट्टा हो गया फॉर फीमेल, ठीक है, ईस्टर्न ड्रेसेस हैं बिल्कुल सारे, ठीक है। तो ये इसके अंदर शामिल है। रिलीजियस आइडियोलॉजी पाकिस्तान की क्या है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाती है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हम सब जो है मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ को भी इसी तरह से हम लोग राइट्स देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आर्किटेक्चर इसके अंदर आ जाता है, पॉपुलेशन का प्रोसेस, लिटरेसी रेट, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी भी है पाकिस्तान एट द सेम टाइम, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फीमेल को जो है वो प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते, तो वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर रिलीजियस आइडियोलॉजी के बाद आप पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐड कर सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा कैसे है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक हमारा जिस तरह कवाली हो गई या कुछ इस तरह के जो हैं बहुत फेमस जो कवाल हैं उनको ऐड कर सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आप कथक है, लुड्डी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक इस्लाम के अंदर किस तरह से है, वो दफ बजाने वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के, ठीक है, अगर हम लोग बताएं तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कोल के रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं, 5th लार्जेस्ट गोल्ड के रिजर्व्स हैं, 7th कॉपर के रिजर्व्स हैं, और 6 लार्जेस्ट गैस के रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर एशियन पैसिफिक के अंदर हैं। अब अगर बात करें तो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। रीन्यूएबल का मतलब होता है कि आप दोबारा से उसको, वो डिप्लीट नहीं होते, वो दोबारा से रीन्यू कर लेते हैं। नॉन रीन्यूएबल फॉर एग्जांपल कोल है, फोसल फ्यूल्स हैं, वो दोबारा आप रीन्यू नहीं कर सकते, वो डिप्लीट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सनलाइट है, वाटर है, ट्रीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब हमारे पास जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व हैं वो 282 ट्रिलियन के तौर पर हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास हैं। कोल के रिजर्व्स हमारे पास 850 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हमारे पास हैं। मिनरल ओर्स हमारे पास हैं, ठीक है। विंड और सोलर एनर्जी अगर हम लोग देखें, सोलर पावर्स देखें, हाइड्रो पावर्स देख रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जिस तरह हमारे पास अब झिम्पीर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है CPEC के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास क्या हर्डल्स इसके दरमियान में फेस करने पड़ते हैं हमें, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशंस बन चुकी है कि हम अनस्टेबल है, हमारे पास इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, हमारे पास नेबरिंग कंट्री से हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज स्टिल हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर जगह पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग, हमारे पास जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल लॉयल नहीं है पाकिस्तान के साथ। वीक टेक्नोलॉजिकल बेस अगर बताएं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उस तरह से अच्छी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिले की जाता है, मशीनरी नहीं है, ठीक है, मिनरल ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर हमारे पास मशीनरी नहीं है, और पुअर एफिशिएंसीज हैं, प्रॉपर जो है लेबर नहीं है, लेबर फोर्स भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है इशूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ बेसिकली
एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की, जिसके अंदर 80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो ज़राअत के साथ बेसिकली मुंसलिक है। हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए ज़राअत इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ हम लोग ज़राअत से ही ले रहे हैं, ठीक है। हमारी जो 45% या 50% आबादी का हिस्सा है वो भी यूथ जो है या कुछ भी है वो एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक है, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत कुछ कमा भी सकते हैं अगर हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा पैसे वगैरह इन्वेस्ट करें, ठीक है। इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। लेकिन कुछ इशूज़ जो है वो पाकिस्तान फेस कर रहा है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो है फ्लड्स, ठीक है। अब फ्लड्स आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास नेचुरल क्लैमिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग जो है या वाटर सैलिनिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ग्रेट थ्रेट है, लैंड का कैंसर है, जिसके अंदर हमारे पास लैंड जो होता है वो सुकड़ जाता है, ठीक है, वो सूख जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स भी हैं हमारे पास, और स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, जिसको कहा जाता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं ले पा रहे। एट द सेम टाइम हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, ठीक है। और हमारे पास इग्नोरेंस भी है फार्मर की, फार्मर्स को भी आप लोग चीज़ें नहीं सिखा पा रहे कि वो कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम टाइप्स हमारे पास क्रॉप्स क्या है, खरीफ और रबी क्रॉप्स होते हैं। आप खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, ठीक है, खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो कि बेसिकली हम लोग बताते हैं कि वो लगते हैं तकरीबन जो है ना, जिस तरह रबी क्रॉप हमारे पास वीट है, बार्ले है, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है। जबकि जो खरीफ क्रॉप हैं, खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो राइस है, कॉटन है, ठीक है। और बेसिकली ये खरीफ जो है वो बिगनिंग में लगते हैं, जो विंटर्स होती हैं, ठीक है, सॉरी ये लगते हैं ऑटम सीजन के अंदर, ठीक है। मूनसून क्रॉप भी इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्दियों से स्टार्ट से पहले इसको हम लोग कटाई कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जिसको विंटर्स में लगाते हैं और गर्मियों के स्टार्ट में इसको हम लोग कटाई कर लेते हैं इनकी, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास सेकेंड वाइटल कमोडिटी हमारे पास एग्रीकल्चर के बाद हम लोग ज़्यादा पैसा जो है वो इसी से कमा सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास तकरीबन स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारे पास बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज़ थी, जिस तरह हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये है कि टेक्सटाइल, स्टील, पेपर इंडस्ट्रीज थी और बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर फेस की, जिस तरह हमारे पास पॉलिसीज़ थी, बाइस्ड पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की। ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 921 ऑपरेटिंग यूनिट्स थे वो इंडिया को दे दिए और 34 यूनिट सिर्फ पाकिस्तान को दिए हिस्से में आए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कैपिटल नहीं था, हमारे पास प्रॉपर लोग नहीं थे जिसको हम लोग इस्तेमाल करते, यूटिलाइज करते, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्टिंग में ही हमारे पास शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ों को प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर सके। मेजर इंडस्ट्रीज हमारे पास आ जाती हैं टेक्सटाइल की, ठीक है। सबसे बड़ी जो हमारे पास इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल की ही इंडस्ट्री है, ठीक है, बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री है, पेपर जिस तरह हमारे पास जो मतलब बांग्लादेश में चली गई थी, स्टील इंडस्ट्री वो जो कि रशिया ने आके लगाई थी हमारे पास, ठीक है। और आयरन इंडस्ट्री हमारे पास जो है वो पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में चिट्टागोंग 1959 में बनी थी, ठीक है, और अब कराची में भी है, ठीक है। और सीमेंट इंडस्ट्री भी है जिसके 25 सीमेंट के यूनिट हैं, 4 यूनिट्स जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, कैपेसिटी 1831 के 1000 टन्स के, ठीक है, जो हमारे पास ले सकते हैं वो, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर भी जिस तरह हर एक कंट्री का डिवाइड होता है, इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 25A जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो कहता है कि पाकिस्तान में हर बच्चे को 16 साल की उम्र से पहले तक फ्री एजुकेशन दी जाए, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसी तरह 18th अमेंडमेंट में भी हमारे पास जो है डिवीजन कर दी गई, एजुकेशन के सब्जेक्ट को दे दिया गया प्रोविंसेस को, ठीक है। और पहले ये था कि फेडरल का सब्जेक्ट था, ठीक है। अब अगर करंट एनालिसिस में हम लोग देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं अभी भी, ठीक है। फीमेल के एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं किया जा रहा, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, सेकेंडरी एजुकेशन पर भी फोकस नहीं किया जा रहा। बहुत सारी नेशनल एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ थी 1998 से लेकर 2010 तक। फिर थी एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म 2001 से 2006 तक, प्रोविजनल एजुकेशन सेक्टर प्लान था, फिर फ्री एजुकेशन एंड इंसेंटिव टू इनहांस एनरोलमेंट्स एंड रिटेंशन, ये एक प्लान आया था जिसके थ्रू हमारे पास एजुकेशन को बेहतर बनाने की जो है तरकीब पेश की गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इश्यूज़ हमारे पास पाकिस्तान फेस कर रहा है कि पुअर क्वालिटी है एजुकेशन की। क्यों क्वालिटी पुअर है? क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली सीरियसली इसकी तरफ देखती नहीं है। एक्सेस क्यों लैक ऑफ एक्सेस है? क्योंकि हमारे पास जो एक बैकवर्ड इलाके हैं उनको प्रॉपरली एक्सेस नहीं मिलता, वो बैकवर्ड है, उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल वो ई लर्निंग करते हैं, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रॉपरली इसके ऊपर हुकूमतें जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं करती हैं, उनका जो ध्यान है वो सिर्फ जाता ही नहीं है, ठीक है, और वो अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। बेसिकली इन सब चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे पास हुकूमतें जो हैं वो बेहतर हो जाएं, ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखें, बजट के को कॉन्स्टेंट्स को मिटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा GDP जो है वो इन्वेस्ट करें इंडस्ट्रीज़
इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी, ताकि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली भी बेहतर हो, सोशली भी बेहतर हो, ठीक है, और पोलिटिकल भी बेहतर हो, ये इंस्टेबिलिटी जो है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो भी खत्म हो जाए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मस्ट आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.